हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं अभिषेक मौर्य लेके चलता हूं आपको केमिस्ट्री की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। तो बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टी को देखा था, जिसमें केमिकल चेंज कैसे हो रहे हैं, प्रिसिपिटेट कैसे बन रहे हैं, और क्या क्या फिनोमिना होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। तो मतलब क्या क्या उनकी स्टेट चेंज होता है, या कह सकते हैं, या किस किस चेंज को हम लोग केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, जिसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, जैसे कि बैलेंसिंग। आप लोगों ने देखा होगा या बचपन में शायद किए होंगे कि हम लोग, मतलब मैं जो किया हूँ मैं बता रहा हूँ, माचिस की डिब्बी लेते थे, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर बना के मैं बैलेंस करने की कोशिश करता था। मतलब माचिस की डिब्बी लिया और उसको ऐसे रखा, मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं, हाँ देखिए जैसे कि है, जैसे कह सकते हैं कि देखिए माचिस की डिब्बी एक रहती थी, सफ़ेद, गड़बड़ हो गया, कलर ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए एक माचिस की डिब्बी ऐसे लेते थे, फिर इसको रखते थे ऐसे, ठीक, हाँ दिख रहा है, हाँ। फिर उसके बाद क्या करते थे, दूसरा डिब्बी ऐसे रखने की कोशिश करते थे, फिर तीसरा यहाँ रखते थे, ऐसे बड़ा सा हम बनाने की कोशिश करते थे और देखते थे कितना बड़ा बन पा रहा है, ठीक है। फिर इसको बैलेंस करने की कोशिश किया, फिर थोड़ा ऊपर रखते ही क्या होता था, सब ढह जाता था, गिर जाता था। तो मतलब चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश हम करते थे, ठीक है। लेकिन वो जनरली होता भी था, कभी कभी नहीं भी होता था। तो जैसे एक देखिए आपके सामने एक फिगर है, पत्थर को बैलेंस करके दिखाया है कि क्या, एक छोटा सा पत्थर है जो एक पहाड़ से शायद निकला हुआ है, नदी किनारे का एक व्यू है। लग रहा है कि मतलब कभी आप लोग गए होंगे हरिद्वार, तो हरिद्वार में एक जगह है ऋषिकेश, ऐसा व्यू वहाँ का दिखता है, जिसमें गया हूँ तो देखा हूँ। तो वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैसे कमाओ और जाओ घूमो, लाइफ इंजॉय करो। तो उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या है कि एक छोटे से पत्थर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। अब उस पत्थर को इधर इसका मास ज़्यादा है और इधर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पत्थर इस पर रख के बैलेंस करके एक बढ़िया सा, एक तरह से बताया देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो है, ये फिजिक्स में आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, उसमें बताया जाएगा। जबकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, बैलेंस करने का पर्पस क्या है, क्यों बैलेंस किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशंस को, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को लिखना सीख लिया था, कैसे उसको लिखा जाता है, वर्ड इक्वेशन क्या होते हैं, शॉर्ट हैंड इक्वेशन क्या होते हैं, जो वर्ड फॉर्म होते हैं जिसको हम लोग उसके एलिमेंट के सिंबल को यूज करके लिखते थे, और क्या कंडीशन होते हैं, क्या रो का क्या काम होता है, किस LHS को क्या बोलते हैं, RHS को क्या बोलते हैं, उसके स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हर चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। अब केमिकल इक्वेशन कोई है तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर देखा जाए तो बुकिश जो एक तरह से मेथड है वो काफ़ी लेंदी है, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं बोरिंग है। उसको भी, उससे हम निजात दिलाएंगे तुम लोग। पहले तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ वो बुकिश कैसे है, ताकि अगर बुक में भी ऐसा मेथड दिया हो तो आप लोग समझ पाएँ, कम से कम अपने आप एनालाइज कर पाएँ कि हाँ ऐसे हो रहा है। और जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आ रहे हैं या प्रैक्टिस आप करते हैं, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उस हिसाब से करेंगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा बनता जाएगा और कम समय में सॉल्व होगा, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, अब जो हम लोगों का टॉपिक है, अभी टॉपिक लिख के आया क्या, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो कि अभी हमने एक्सप्लेन किया है। अब बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन क्या करना पड़ेगा हमको, पहले तो किसी केमिकल इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन आता है कि हम बैलेंस क्यों करते हैं, भाई बैलेंस क्यों करते हैं, कोई भी पूछ सकता है। अच्छा बताइए, आप कह रहे हैं बैलेंसिंग बैलेंसिंग कभी से चिल्ला रहे हैं, लेकिन करती क्यों हैं बताइए। तब उसके पीछे का रीजन देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसका स्टेटमेंट है, द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब ये है कि जो मास होता है इसको ना तो बनाया जा सकता है ना तो मिटाया जा सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। केवल मतलब इसका क्या बोल रहा है कि जो मास होता है इसको ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। तो क्या इस लॉ का मतलब क्या हुआ कि जितना, अगर मान लो कोई रिएक्टेंट है और उसका उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए इधर 5 किलो है जो तुम्हारा रिएक्टेंट है, तो इधर तुम्हारा 5 किलो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए, जैसे देखिए कलर चेंज हो जाए, हाँ अब देखिए
इसमें कह रहा है अगर मान लो हम बताएं C+O2 गिव्स आउट CO2, ठीक है। अब देखिए एक इक्वेशन लिखे हम क्या, अरे ब्लैक में उतना अच्छा दिख नहीं रहा है बच्चों, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ब्लैक को हटाते हैं, सफ़ेद 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 यूज करेंगे। क्या आएगा, C+O2 गिव्स आउट CO2। ये तुम्हारा हो गया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हो गया, ये तुम्हारा हो गया प्रोडक्ट, ठीक। अब यहाँ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन समझा दे कि होता क्या है। अब जैसे एक तरह से देखा जाए कि जो इतने जिसके एटम है, जितना इसके एटम LHS में है, मतलब कोई भी मास होगा, जो मान लीजिए कार्बन का मास अगर मान लो 12 होता है, 12 mu, तो इधर भी 12 mu होगा, उसको जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन मैं एटम की बात कर रहा हूँ, जो कि हम लोगों के इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, इस वजह से। अब देखिए इधर कार्बन का एक एटम है, इधर कार्बन का एक एटम है, सही बात है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का 2 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन का 2 एटम है, ठीक है। तो अब मिल के देखा जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एक तरह से बोला जाए कि नंबर ऑफ एटम्स हैं दोनों साइड में बराबर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब जैसे दूसरा एग्जांपल हम बताएं जो अनबैलेंस वाला, जैसे पिछले हम एक्टिविटी में भी वो किए थे, क्या, Mg मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स आउट MgO। अब देखिए मैग्नीशियम के एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, सही बात है, सही बोल रहे हैं साहब। अब दूसरा इधर मैग्नीशियम के एक एटम, हाँ ये मैग्नीशियम वाला तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, मतलब 2 एटम है। जब 2 एटम है और इधर एक ही है ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम इधर ज्यादा है इधर कम है, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के और मैग्नीशियम के बराबर होने चाहिए, तभी उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब जैसे इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, इधर 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, तो 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई करते ही क्या हुआ, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इधर भी मैग्नीशियम 2 कर देंगे, लीजिए हो गया बैलेंस, ठीक। सिंपल सी बात है, छोटी मोटी कहानी है इसके पीछे, अभी आप लोग जब लगाएंगे ना कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे देखते बताएंगे चुटकी में, ठीक है। तो इसलिए इसके पीछे का रीजन है क्यों बैलेंस करते हैं, इस वजह से, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको, जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं क्या, ए है प्लस बी है, ठीक है, गिव्स आउट AB। एक केमिकल इक्वेशन है A प्लस बी गिव्स आउट AB। टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है, उसी को थोड़ा सा PPT के फॉर्म में है, एनिमेशन के फॉर्म में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, शायद अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। और दूसरा क्या इधर, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स, दोनों में जो एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर हैं, इसलिए इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या, जिंक का। पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका बैलेंस फॉर्म या अनबैलेंस फॉर्म क्या बोलेंगे, उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जड़न का जड़न करके जिंक का, और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 लिखेंगे, उसके बाद हम शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये ऐसे दे रहा है, जैसे कि अभी इस चीज को हम लोगों ने एक्टिविटी के भी थ्रू देखा था पिछले लेक्चर में, क्या कि H2SO4 लिए थे, ठीक है, और जिंक ग्रेनुलेट्स लिए थे, और कॉर्क में सॉरी उसमें हम लोग डाले थे जिंक ग्रेनुलेट्स को, अब H2SO4 रखे थे, डाले थे, तो धीरे धीरे उसमें से गैस का इवोल्यूशन हो रहा था, किस गैस का, हाइड्रोजन गैस का। वही रिएक्शन है, जिसमें वर्ड के फॉर्म में है तो देखिए समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरह से ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, लेकिन जब हम इसके एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे, जो एलिमेंट का रिप्रेजेंट होता है जिस वर्ड का, फिर हम लोगों को समझ में आया कि बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब इसको लिख रहे हैं जो कि वर्ड फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो H2SO4 हो गया, फिर आगे एक एरो लगाएंगे, अरे चलो भाई, हाँ ठीक है, जिंक सल्फेट लिखें, ZnSO4, ठीक है, आ जाओ, हाँ,
फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगे। अब फिर देखेंगे नंबर ऑफ एटम इसके बराबर है कि अलग अलग है। अब देखेंगे तो हमको लग रहा है कि अलग अलग हैं, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, फील होना चाहिए। अच्छा देखिए, अब देखिए इधर जेडन है, हाँ थोड़ा सा लिखने वाला सिस्टम रख लें, ठीक है, हाँ काला, ठीक, ये जेडन है, इधर एक ही है, अरे यार काला कलर बहुत गड़बड़ है, लाल लाल, ठीक है। अब देखिए जेडन है, ठीक, जेडन एक है, इधर एक है, इधर जेडन कितना है, इधर भी जेडन एक ही है, ठीक। H2 देखा जाए तो H2 भी एक ही मॉलिक्यूल है, इधर भी H2 की एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक। सल्फर का देखा जाए तो एक ही एटम है, सल्फर का इधर भी एक ही एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, इधर भी ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। अगर देखा जाए तो जेडन जो है LHS में एक तरह से कह सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर है, मतलब जिंक एक ही एटम है, इधर एक एटम है, इधर सल्फर के एक एटम है, इधर एक एटम है, इधर और हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर 2 एटम है, इधर मतलब एक मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन के 4 एटम है इधर और 4 एटम है इधर। तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंस है जो कि ऑलरेडी है, मतलब इसमें कुछ हाथ पैर नहीं मारना है, ये डायरेक्ट बैलेंस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसको आगे पीपीटी में चलते हैं। तो देखिए अब इसको मतलब हम लोग कैसे समझेंगे, अब उसको लिखने के लिए क्या है कि एक चार्ट बनाइए, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जनरली किताबों में ऐसे दिया रहता है कि कितने नंबर ऑफ एटम इधर हैं, एलिमेंट्स का सिंबल लिखिए, फिर ये लंबा प्रोसेस होता है, जबकि उसको हम लोग स्किप करेंगे, एक ट्रिक बताएंगे जिसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन अभी समझने के लिए इसको देख लीजिए, ये भी जरूरी है, क्योंकि किताब में अगर पढ़ेंगे किताब तो किताब ही नहीं समझ में आएगा, तो आगे का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, तो ये चीज़ भी बहुत जरूरी है, ठीक है, स्किप नहीं करना है हमको, ठीक है। अब देखिए इधर आते हैं, जेडन लिखे, इधर नंबर ऑफ एटम्स देख रहे हैं, लिख रहे हैं 1 ही है, नंबर ऑफ एटम्स जो प्रोडक्ट में है एक ही है, ठीक है, इसको भी लिख दिए। अब इधर आते हैं किसके बारे में, अरे चलो भाई, हाँ हाइड्रोजन का लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का देखिए इधर लिख रहे हैं 2 है तो इधर 2 लिख दिए, फिर यहाँ देख रहे हैं प्रोडक्ट में इधर भी 2 है तो इधर भी देखिए 2 लिख दिए, ठीक है। अब इधर देखिए सल्फर का हम देखेंगे तो इधर कितना है, 1 है, अब 1 लिख देंगे। अब इधर देखेंगे सल्फर का कितना है, 1 ही है तो 1 लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद आते हैं किस पे, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे देखेंगे कितना है, उधर 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक। अब इधर देखेंगे कितना है, 4 है तो इधर भी 4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये चार्ट बन जाएगा तो हमको पता चल जाएगा हाँ अब जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर हैं उतने इधर होने चाहिए। जब ये बराबर हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। अब देखिए क्या आ रहा था लिख के, हाँ एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता रहा है कि एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होना चाहिए, as the number of atom of the element is the same on the both side of the arrow, एरो किसको बोल रहा है, इसको, इस एरो के इस साइड और इस साइड दोनों साइड में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक, साइड बाई रो, हाँ, hence it is the balance chemical equation, ठीक। अब देखिए कुछ स्टेप्स हैं जो किताबों में मेंशन किया रहता है कि किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, उसके प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप 7-8 प्रोसेस में बताता है। लेकिन हम एक मेथड बताएंगे जिसमें हम केवल एक 2-4 प्रोसेस होता है उसी को रिपीट करके करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है उसी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होंगे उसको समझ लेते हैं थोड़ा जल्दी में, और बाद में लास्ट में हम आपको समझा देंगे उसको कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन ले रहा है, आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा है, तो क्या बन रहा है, Fe3O4, ठीक है, प्लस H2 गैस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ड्रा द बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला, मतलब अब कह रहा है कि इसके नीचे गोला लगाइए हर फार्मूले के पास। अब देखिए लिखिए पीपीटी में जैसे बोल रहा है वैसे कर देते हैं, थोड़ा सा एक इनके हिसाब से भी समझ लें कि किताबों में कैसे लिखा रहता है उसको समझने के लिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब कह रहा है इसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करिए, दूसरे स्टेप में करिए आप क्या, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, लिस्ट बनाइए एक नंबर ऑफ एटम्स का डिफरेंट एलिमेंट्स का, ठीक है। अब इधर एलिमेंट लिखेंगे, उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट में जो हैं और जो प्रोडक्ट में है वो लिखेंगे, जो पीछे सेम प्रोसेस है रिपीट करेंगे, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इधर देखेंगे एक ही है, इधर देखेंगे 3 है, ठीक।
अब इधर देखेंगे इसका मतलब हाइड्रोजन का, इधर देखेंगे 2 है, इधर देखेंगे 2 है, तो ये तो बैलेंस है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद देखेंगे क्या, ऑक्सीजन का, इधर देखेंगे 1 है, इधर देखेंगे 4 है, ठीक। इसको कैसे करेंगे, फिर अब देखें प्रोसेस बता रहा है कि आगे की प्रोसेस को कैसे करेंगे। आगे की प्रोसेस थर्ड स्टेप में तुम्हारा बता रहा है कि क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट द बैलेंसिंग कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको बैलेंस करने की कोशिश करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि Fe3O4 के पास सबसे ज्यादा एटम्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद देख रहे हैं टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, तो अब इसमें देख रहे हैं कि आयरन जो है उसको नहीं बोल रहा है, पहले कह रहा है ऑक्सीजन को बैलेंस करो, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बोल रहा है क्या, इधर रिएक्टेंट में एक ही है, इधर 4 है, तो 4 लगा देंगे इधर, ठीक है। अब 4 लगाने इनिशियल में बता रहा है, अब ये देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। इन द H2O बता रहा है कि इन द H2O में एक ही है, इधर देख रहे हैं तो 4 है, तो कह रहा है अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और इधर 4 रहेगा ही, ठीक है, तो 4 4 बराबर हो जाएगा, वो बात बता रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है फॉर द एग्जांपल ऑफ द बैलेंस एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट 4H2O, कहाँ गया, हाँ 4H2O और H2O4 और H2O4 मतलब ये सब एक तरह से कहेंगे कि अगर आप बढ़िया से सीख जाएंगे बैलेंसिंग, जो शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे, तो ये सब फालतू की चीज़ों को स्किप कर देंगे आप, एकदम डायरेक्ट आंसर देखते ही आंसर, ठीक है, 1-2 स्टेप में। लेकिन ये है किताबी भाषा, तो उसको भी समझना जरूरी है ताकि समझ में आए, आगे चल के कहीं क्वेश्चन ऐसे दे दिया बीच का स्टेप से पूछ लिया पेपर में, तो कैसे बताएंगे, ठीक है, टेबल दे दिया उसमें से पूछ लिया, तो उस चीज़ को जानना जरूरी है। देखिए क्या कर रहा है, वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, अरे हाँ, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट्स टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स। बहुत बढ़िया बात बोला है, ऐसा नहीं है कि आप अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो फार्मूला को ही अल्टर कर दें, ये नीचे कुछ लगा दें या जोड़ के घटा के ऐसे लगा दें, नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। फार्मूला जो है एटम का, जैसे हाइड्रोजन है तो इसको नहीं कि ऑक्सीजन भी इधर 2 लगा दें तो ये H2O2 हाइड्रोजन पराऑक्साइड हो जाएगा, नहीं, ये ऑक्सीजन H2O है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स रहने दो भाई, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स को 4 5 6 10 जैसे भी करके उसको बैलेंस करना है तो कर दीजिए, लेकिन इसमें जो फार्मूला है उसको अल्टर नहीं करना है, नहीं तो कंपाउंड ही अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या है, अब फोर्थ स्टेप बता रहा है कि फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में लेट अस द बैलेंस द हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए इधर 4 है तो 8 हो गया, इधर है 4 तो इधर 4 लगा देंगे, देखिए वही सेम स्टेप को प्रोसेस कर रहा है, तो इधर 8 हो जा रहा है, इधर 2 ही है, तो इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं फिफ्थ प्रोसेस में। फिफ्थ प्रोसेस में क्या बता रहा है कि फिफ्थ प्रोसेस में हमको क्या करना चाहिए कि लेट अस बैलेंस द आयरन एटम इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन। अब कह रहा है आयरन को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्या इधर 3 है इधर 1 ही है, तो अब देखिए फिर चार्ट बनाने की कोशिश करेगा, चार्ट बनाएगा, बोलेगा कि इधर 1 ही है, इधर 3 है, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही सेम काम कर देंगे यहाँ, ठीक है। अब 1 है 3 है, तो अभी फाइनल में जो बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, इधर 3 कर देंगे, इधर 3 रहेगा ही, 3 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखिए अब तो लग रहा है कि बैलेंस हो गया, ठीक, अब बैलेंस हो गया हमारा, तो सिक्स्थ स्टेप बोल रहा है कि सिक्स्थ स्टेप में क्या करना है, सिक्स्थ स्टेप में जो बोल रहा है क्या करना है, तो आजा, हाँ, चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। अब करेक्ट करिए, मतलब चेक करिए, खुद चेक करिए कि देखिए इधर 3 है तो 3 है, इधर भी ठीक है, इधर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है तो इधर भी 4 मॉलिक्यूल H2 है, अब 4 एटम ऑक्सीजन के हैं तो 4 एटम ऑक्सीजन, अब मतलब हम चेक कर लिए कि क्या बैलेंस है ये, ठीक है। फिर आगे चल रहे हैं तो देखिए क्या दिखा रहा है, हाँ, दिस मेथड ऑफ द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहीं हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं, एक चीज को समझाते हैं। इतना सब आप लोग पढ़े हैं, जितनी चीज को मैं कुछ चीज समझा रहा हूं कि कैसे शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से इसको करना होता है, कैसे करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा था क्या, शुरुआत में यही लिखा था Fe प्लस H2O gives out Fe3O4 प्लस H2 गैस, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए बोल रहा था, कलर चेंज कर लेते हैं, बैलेंस करने के लिए बोल रहा था। बैलेंस करने के लिए क्या करता है, तो हम एक मेथड बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको चेक करना है, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे किसको, मेटल को, किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। फिर दोबारा में क्या करेंगे, नॉन मेटल को। पहले बैलेंस करेंगे मेटल को, फिर नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन को, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को। ये 4 प्रोसेस हैं, पहले मेटल को, दूसरी में
दूसरे में नॉन मेटल को, तीसरे में ऑक्सीजन को, चौथे में हाइड्रोजन को। ठीक है, ये स्टेप फॉलो करेंगे और किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करें तो फटाक से बैलेंस होगा और बिना कोई एरर के। और हर स्टेप में ये चेक करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए पहले हम मान लीजिए मेटल को बैलेंस किया, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में नॉन मेटल को भी बैलेंस किया। ठीक, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते ही क्या हुआ कि मे भी जो मेटल बैलेंस किए हैं वो गड़बड़ हो गया होगा, उसके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज हो गए होंगे। फिर शुरू से हम वो स्टेप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, फिर शुरू से हम लोग क्या देखेंगे, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर जैसे हम लिख देते हैं पहला स्टेप है स्टेप 1 बैलेंस मेटल, स्टेप 2 अंडू छोड़िए लिख ही देते हैं, स्टेप 1 में बैलेंस मेटल, दूसरे में बैलेंस नॉन मेटल, ये समझ में आ रहा है, थोड़ा इधर से लिखूं। नॉन मेटल्स, ठीक। स्टेप 3 में, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, बैलेंस क्या, ऑक्सीजन। फोर्थ में क्या करेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए बड़ा लाल लाल दिख रहा है तो कलर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप जो है इसमें बोल रहा है क्या करना है, बैलेंस करना है किसको, बैलेंस मेटल्स को, मेटल्स को बैलेंस करना है। ठीक है, मेटल्स को बैलेंस करना है, पहले मेटल्स को बैलेंस करना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में नॉन मेटल्स को, किसको, नॉन मेटल्स को, नॉन मेटल्स। दूसरे स्टेप में याद कर लीजिए इस स्टेप को। थर्ड स्टेप में बैलेंस किसको करना है, बैलेंस किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन उसमें कुछ जितने दिए हों उसको बैलेंस करना है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, बैलेंस करना है किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन को। अब इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए पहले स्टेप में क्या हो, अगर पहले स्टेप में मेटल को हम लोग बैलेंस किए, ठीक है, मेटल को बैलेंस किए, जैसे कि मान लीजिए इसको थोड़ा मिटा के मेटल लिख देते हैं, स्टेप 1 में मेटल्स को बैलेंस करना है। ठीक है, स्टेप 2 में नॉन मेटल्स, लाल वाला अच्छे से दिख नहीं रहा था, ये हटा दे। स्टेप 3 में क्या करना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को। स्टेप 4 में किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, ये चारों मेथड फॉलो करना है। अब देखिए मान लीजिए पहले मेथड में हम लोग मेटल को बैलेंस कर चुके, मान लीजिए बैलेंस कर चुके, इसको बैलेंस कर चुके। अब दूसरे स्टेप में आ रहा है, मान लीजिए नॉन मेटल को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक, बैलेंस करने पे इसको भी बैलेंस किए, लेकिन इसकी बैलेंसिंग खराब हो गई, इसकी बैलेंसिंग गड़बड़ हो गई, मतलब इसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा या कम, ज्यादा हो गए, मतलब कम तो नहीं होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, एक साइड में कम होगा, एक साइड में ज्यादा होगा। ठीक है, तो फिर इस प्रोसेस को शुरू से रिपीट कर देंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे यहां से, फिर इसको पहले बैलेंस करेंगे, फिर इसको आएंगे। ठीक है, ये बैलेंस होने के बाद थर्ड स्टेप पे आएंगे। तो अगर मान लीजिए ये बैलेंस हो गया, फिर अगर यहां से गड़बड़ी हुई तो फिर स्टेप शुरुआत से करेंगे, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि फिर शुरू से क्या, कि शुरू से देखेंगे कि फिर मेटल बैलेंस है कि नहीं,
फिर नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस है, फिर ऑक्सीजन में बैलेंस हो जाएगा, फिर शुरू से करेंगे, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होगी तो फिर शुरू से चेक कर लेंगे क्या कि मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है और हाइड्रोजन बैलेंस है, उसके उस हिसाब से हम लोग करेंगे। अब उस स्टेप को फॉलो करें तो इधर देखेंगे क्या होगा। अगर इधर मान लीजिए हम देखें कि इसको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, इसमें बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे। अब पहले हम लोग देखेंगे क्या, इसमें नॉन मेटल तो है नहीं, केवल मेटल्स है, Fe, ठीक है, आयरन, आयरन को बैलेंस करें, इधर देखिए 3 है, इधर एक ही है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हो गया। अब फिर सेकेंड स्टेप में क्या है, नॉन मेटल है नहीं तो फिर इसके बाद ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर एक ही है तो इधर बैलेंस कर देंगे 4, ठीक है। अब देखेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन देखेंगे इधर कितना है, 4 दूना 8, इधर कितना है, एक ही 2 ही है तो इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 8 हो गया। अब फिर ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक, एक ही लाइन में बैलेंस, ठीक। तो इस स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे तो जल्दी से जल्दी हम लोगों का क्वेश्चन भी कोई भी सॉल्व हो जाएगा और आगे चल के हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आराम से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो इस स्टेप को फॉलो करिएगा। अब इसमें देखिए नेक्स्ट स्टेप में बता रहा है कि सेवंथ स्टेप में क्या करना है, उसके स्टेट को भी देख लेना है, मेंशन है कि नहीं, कि किधर सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, क्या है। अब देखिए बता रहा है द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूलाज। जैसे बता रहा है द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन, गैस के लिए G, L फॉर लिक्विड, एक्वस फॉर एक्वस सोल्यूशन के लिए एंड S फॉर सॉलिड, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें सो द बैलेंस इक्वेशन बिकम्स, क्या बिकम्स 3Fe। अब देखिए जो हम चीज बताएं 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 सॉलिड स्टेट। देखिए ये स्टेट भी बता रहा है, ये सॉलिड में है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये मॉइस्चर है यानी कि, ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारा सॉलिड स्टेट में है और ये गैसियस फॉर्म में है। अब फिर देखेंगे ये बैलेंस हो गया। फिर एक स्टेप और बताएगा क्या कि उसमें जो कंडीशन होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, ये वाली चीज उसको भी हम लोग मेंशन करेंगे कि हाँ ऊपर उस पर जो लिखा रहता है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, कैटलिस्ट क्या है। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड above and or below the arrow in the equation। ये क्या होता है कि जनरली आप लोग देखे होंगे कि एरो के ऊपर या नीचे कुछ कंडीशन दिए रहते हैं कि कितने टेम्परेचर होना चाहिए, कितने प्रेशर होना चाहिए, क्या कैटलिस्ट होना चाहिए, ये रिएक्शन तेज हो कम हो। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसको हाइड्रोजन गैस से पास कराया जाए तो क्या बनेगा, कितने 340 ATM। ATM क्या है, प्रेशर है, प्रेशर को दिखा रहा है। और फिर उसके बाद क्या बनेगा, ये क्या फॉर्म हो जाएगा CH3OH, क्या है, ये क्या है, मेथेनॉल, ये बन जाएगा मेथेनॉल, इसका नाम है मेथेनॉल, ठीक है। एक तरह के एल्कोहल फैमिली का एक फर्स्ट मेंबर होता है मेथेनॉल। अब दूसरा बता रहा है कि क्या कर सकते हैं, CO2 को अगर H2O से सनलाइट के थ्रू पास किया जाता है, जब वो फोटोसिंथेसिस होता है, उस प्रोसेस को बता रहा है कि क्या होता है कि CO2 गैस एब्जॉर्ब करते हैं पौधे और उसके बाद वाटर लेते हैं, किससे, जमीन के अंदर से वाटर लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, क्लोरोफिल होता है, उन लोगों का एक पिगमेंट होता है, उसके थ्रू क्या होता है एक तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है, ये क्या है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 एक्वस फॉर्म में रहता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसीलिए बोला जाता है, जो एक तरह से बोल सकते हैं कि क्या, कि हम लोग जो फोटोसिंथेसिस होता है जो बायो में पढ़ते हैं कि सिंपली बोल देते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में होना चाहिए, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब, तो ये सब देखिए हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। कैसे करते हैं कि देखिए हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल्स वो ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, उसके बाद सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल उनका पिगमेंट होता है, उसके साथ मिलके एक रिएक्शन बनाते हैं, क्या बनता है, इनका ग्लूकोज, इनका अपना भोजन बन जाता है। दूसरा क्या बनता है हमारा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि नेचर में रिलीज होता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन रहती है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या है, एक तरह से प्रोसेस होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से रिएक्शन है, जो हम लोग डेली लाइफ में थोड़ा हट जाते हैं। देख लीजिए आप लोग पूरा रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन पूरा है जिसको आप याद कर लीजिए और ये बहुत जगह काम आता है, ठीक है बेटा, इनऑर्गेनिक में। तो अब आ गया है नेक्स्ट मॉड्यूल जिसमें टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, उस चीज़ को आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो इस चीज़ को जितनी चीज़ें आज बताए हैं उस पर काम करिए और प्रैक्टिस करिए कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और ट्राई करिए कि शॉर्टकट से यूज करें, ताकि ये चीज़ें आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ में वो बैठ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत बैलेंस कर लेंगे कि और जान जाएंगे कि हाँ इसमें क्या हम यूज करेंगे तो कैसे ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जितना प्रैक्टिस करना है उतना करिए ताकि आपकी चीज़ें मजबूत हो और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। थैंक यू सो मच।